हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और साथ ही साथ जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो देखिए, कैशबैक क्रेडिट कार्ड को जो लॉन्च करने वाला बैंक है वो है SBI बैंक, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इसी के द्वारा यानी SBI बैंक के द्वारा ही कैशबैक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। उसके अलावा जो भी है बैंक ऑफ बड़ौदा PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और आपका ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, संसद टीवी पहले अलग अलग हुआ करती थी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, और फिर अब दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया, यानी दोनों का आपस में विलय कर दिया गया और एक संसद टीवी बनाया गया, जिसमें आप जो भी लोकसभा के सेशन होते हैं, राज्यसभा के सेशन होते हैं, वो उसमें आप देख सकते हैं। और भी काफ़ी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, डिबेट हैं, वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी संसद टीवी में। और इसी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने आवास से संबंधित ई-आवास पोर्टल शुरू किया गया? तो किसके द्वारा अभी ई-आवास पोर्टल को शुरू किया गया है? तो वो हैं अमित शाह, यानी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही ई-आवास पोर्टल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो ये देखिए, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है वोस्तोक, जो कि हो रही है इस समय रसिया में, और इसमें ही हमारी देश की जो सेना है उसने भाग लिया है इस मिलिट्री एक्सरसाइज में, इस सैन्य अभ्यास में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ हो गया? यानी कितने प्रतिशत की जो वृद्धि है वो GST में हमको देखने को मिली है। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सभी करों को मिलाकर एक कर जो लागू किया गया था, तो इसी की बात की जा रही है। मंथली अगर हम बात करें तो अगस्त माह में जो इसका संग्रह है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो वो बढ़ा है 28% और 28% बढ़कर ये हो गया है 1.43 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो 4 में आपको बताना है कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है और 3 यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं गैर धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए, हम बात करें अगर भारतीय संविधान की या भारत की, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, यानी यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों का बराबर यहाँ पर सम्मान किया जाता है। ये कोई एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड कंट्री नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला क्वेश्चन है संघवाद, यानी अगला ऑप्शन है संघवाद, और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है संघवाद, यानी यहाँ पर जो राज्य है और केंद्र है आपस में मिलकर काम करते हैं। तभी आप देखते हैं कि उस राज्य की विधानसभा का, यानी एक मुख्यमंत्री तो उस राज्य का होता है, साथ ही साथ वहाँ पर एक राज्यपाल भी होता है जो वहाँ पर केंद्र का नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन है, निरंकुश सरकार। तो ऐसी भी कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, पूरी तरीके से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार यहाँ पर शासन करती है। भारतीय संविधान में या भारत में अगर हम बात करें तो निरंकुश सरकार तो यहाँ पर नहीं है, जैसा कि हमको देखने को मिलता है उत्तर कोरिया में। अगला ऑप्शन है आश्रित न्यायपालिका। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हमारी न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2022 के केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया है? तो देखिए, बात की जा रही है डिजिटल संपत्ति की, और डिजिटल संपत्ति में नाम आता है क्रिप्टो करेंसी। काफ़ी चर्चा में रहा ये टॉपिक क्रिप्टो करेंसी का। तो इसके हस्तांतरण पर क्या होगा? इस पर भी कर आपको देना होगा, और ये कितने प्रतिशत जो कर है वो लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 30%, यानी 30% कर आपको देना होगा अगर आप डिजिटल संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का हस्तांतरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देखिए, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर के बारे में। उसका जो निर्माण है वो तो कराया था राजा राज प्रथम ने,
लेकिन जो निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर है, इसका निर्माण कराया था चोल शासक विजयालय ने। तो विजयालय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो तंजावुर में कई सारे टेम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखिए सभी यहाँ पर वैसे तो समुद्र किनारे वाले ही राज्य आपको दिए गए हैं, और जाहिर सी बात है जो रेत कला उत्सव है वो किसी न किसी समुद्र के किनारे स्थित ही राज्य में मनाया जाएगा, लेकिन सभी यहाँ पर वही राज्य हैं। तो बात की जाए अगर रेत कला उत्सव की, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये रेत कला उत्सव मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी काफ़ी फेमस है। और उड़ीसा के ही एक रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक। आपने उनकी जो यानी जो भी वो रेत पर बनाते हैं विभिन्न चीज़ें, तो आप उन चित्रों को आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये काफ़ी फेमस है, सुदर्शन पटनायक नाम है इनका, काफ़ी अच्छे ये रेत कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई हुई थी? तो बात की जा रही है टीपू सुल्तान की मृत्यु की। अब बात आती है टीपू सुल्तान आखिर कौन थे? तो देखिए एक मैसूर वंश यानी मैसूर में शासन हुआ करता था यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान का। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान का शासन था यहाँ पर मैसूर में। और अगर हम बात करें यहाँ पर आंग्ल मैसूर होते हैं, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, और इन युद्धों के माध्यम से अंग्रेज पूरी तरीके से मैसूर में यहाँ पर नियंत्रण कर लेते हैं। और ये जो संधि है इसकी राजधानी की यानी जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसकी यहाँ पर बाद में संधि होती है अंग्रेजों के साथ, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और ये सन था 1799। तो 1799 ईस्वी में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। पहले 2 युद्ध जो हैं वो लड़े जाते हैं हैदर अली के द्वारा, और आखिरी के 2 युद्ध लड़े जाते हैं टीपू सुल्तान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? तो देखिए पृथ्वी का जो जुड़वां ग्रह है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है शुक्र ग्रह को, जिसे हम इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं। और देखिए इसके कई सारे नाम हैं और कई सारी इसकी हम ये कह लें कैरेक्टरिस्टिक भी इसकी कई सारी हैं, विशेषताएं भी कई हैं। तो बात की जाए अगर हम शुक्र ग्रह की, तो ये देखिए इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन और साथ ही साथ इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार यानी सूर्य का सुबह का तारा, सांझ का तारा जैसे कई नामों से इसे यहाँ पर जाना जाता है। और बात की जाए अगर सबसे गर्म ग्रह, पूरे वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है हमारा शुक्र ग्रह वीनस। और हमने आपको बताया भी था जब पिछली क्लासेज में हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, वहाँ पर हमने बताया था कि सूर्य के सबसे नज़दीक तो वैसे बुध ग्रह है, और सेकंड नंबर पर आता है शुक्र, और फिर आती है हमारी पृथ्वी। तो देखिए सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, लेकिन अगर बात आती है सबसे गर्म की, तो वो है हमारा शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 85% CO2 देखने को मिलती है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो यहाँ पर आवरण बनाकर रखती हैं, जिससे जो ऊष्मा है वो आती तो है लेकिन निर्गत नहीं हो पाती, जिससे यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई रहता है, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा रहता है। जबकि बुध के केस में क्या होता है, यानी जो सबसे नज़दीक है सूर्य के, तो बुध के केस में ये होता है कि वहाँ पर दिन तो काफ़ी गर्म होते हैं लेकिन रातें उतनी ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, यानी रात में टेम्परेचर माइनस में जाता है और दिन में टेम्परेचर प्लस में रहता है, इसलिए उसे गर्म ग्रह नहीं माना जाता। तो ये विशेषता है दोनों में जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा वरुण ग्रह जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, और ये सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य से सबसे दूरी स्थित ये ग्रह है। और शनि, सैटर्न और मंगल आपका हो गया मार्स ग्रह। तो ये सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायालय के कितने स्तर होते हैं, यानी भारत में जो कोर्ट हैं उनके कितने स्तर हमको देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 3 स्तर। 3 स्तर में कौन आता है? सबसे पहले आता है यहाँ पर सबसे शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, फिर आते हैं हमारे उच्च न्यायालय जो कि अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, और उसके बाद आते हैं सेशन कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। तो ये 3 लेवल होते हैं भारत में न्यायालयों के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। ये 3 आपको स्तर देखने को मिलेंगे न्यायपालिका से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं?
तो देखिए जो चूना पत्थर है या संगमरमर हुआ, ये सभी क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, जिसे हम CaCO3 से डिनोट करते हैं। तो ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? तो बात करें देखिए खजुराहो के मंदिरों की, तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश हमारा पड़ता है इंडिया के नॉर्थ में। तो यहाँ पर जो शैली फेमस है वो है नागर शैली, यानी ये जो मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। 3 शैलियाँ होती हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली और दोनों का मिक्सचर बेसर शैली। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का हम बचपन का नाम कहें या उनका असली नाम कहें, वो क्या था? तो वो था नरेंद्रनाथ दत्त। तो जो स्वामी विवेकानंद का बचपन में नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, अल्लामेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो देखिए बात करें अल्लामेल वल्ली की, तो ये रिलेटेड हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, और सत्रिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और टोटल हमारी जो संख्या है वो है 8, और कई बार मल्टीपल टाइम हम आपको इन शास्त्रीय नृत्य के बारे में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जो जन्म लेने वाले जीवित शिशु होते हैं उन्हें हम कहते हैं जन्म दर, यानी उनकी जो संख्या कहलाती है उसे हम जन्म दर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में कितनी समांतर पर्वतमालाएं हैं? तो देखिए हिमालय जैसा कि उत्तर से पूर्व की ओर पूरी तरीके से फैला हुआ है, और यहाँ पर बात की जा रही है कितनी यहाँ पर समांतर पर्वतमालाएं हैं। तो अगर बात करें हम समांतर पर्वतमालाएं की, तो वो है हमारी 3 पर्वतमालाएं। तो हिमालय में 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं, अलग अलग इनके नाम हैं, सभी के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पर बृहद हिमालय या हिमाद्री। तो 2 नाम हैं, सभी आपको याद रखने। तो ये सबसे ऊपर वाला भाग हो गया हिमालय का, यानी इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और जितनी भी आपकी ऊंची चोटियां हैं, एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सभी जो पर्वत चोटियां हैं ये सभी आपकी बृहद हिमालय में ही स्थित हैं, यानी हिमाद्री वाले रीजन में ही स्थित हैं। फिर आता है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय ये दूसरी समांतर पर्वतमाला है हिमालय की, और इसके अलावा इसमें जो स्थित श्रेणियां हैं उनमें पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी। तो पीर पंजाल और धौलाधार ये आपकी स्थित है मध्य हिमालय में। फिर तीसरी समांतर श्रेणी आती है शिवालिक श्रेणी, यह शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से हम जानते हैं, और ये सबसे दक्षिण में स्थित है, यानी सबसे दक्षिणी श्रेणी है, या इसे हम बाहरी हिमालय भी कहते हैं। तो ये 3 समांतर श्रेणियां हैं हिमालय की ये 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं, जो कि पैरेलल आपको देखने को मिलेंगी नॉर्थ टू ईस्ट, उत्तर से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बात करें कुमारगुप्त की, जो कि गुप्त वंश से रिलेटेड हैं, और इनके द्वारा स्थापना की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि बिहार में स्थित था। अब तो केवल इसके अवशेष ही वहाँ पर बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको जलवा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। और इसके अलावा बात करें अगर हम इस नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े, अगर हम ये कहें, जो भी विदेश से भी पढ़ने आते थे, जैसे कि ह्वेनसांग, ये सभी नालंदा विश्वविद्यालय में ही पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी कब दी गई थी? तो बात की जा रही है मंगल पांडे को जो फांसी है वो कब दी गई थी। बैरकपुर में ही ये तैनात थे, एक सिपाही थे वहाँ पर, और इन्हीं के द्वारा 1857 की क्रांति का आगाज़ भी किया गया था। तो अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी इनको कब दी गई थी? तो वो दी गई थी 29 मार्च 1857 ईस्वी को। तो 29 मार्च 1857 को इनको फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, और साथ में जो भी उससे अदर फैक्ट्स बन सकते थे उनके बारे में भी
हमने डिस्कस किया। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।